बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत दिल से ले लेते हैं और सॉल्व कर कहते हैं नहीं, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। सो वेलकम एवरीवन, फिजिक्स एमपी जोन में आनंद शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आज जिस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी पूरी सीरीज यहाँ पर चल रही है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन शॉट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लास 10th को लेकर के। और जो आपके अंदर एक डर मचा रहता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, आज के बाद आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आना चाहिए। जी, आपको अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आती है या फॉर्मूला मेथड आती है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन आपको देते हैं आप इजीली उसको अटेम्प्ट भी कर लोगे और सॉल्व भी कर लोगे। तो चॉइस आपकी है कि आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन मेथड या फॉर्मूला मेथड जिसको बोलते हैं, कितने दिन में सीखना है, क्योंकि आप पर डिपेंड करता है कि आप चाहे तो उसको अभी सीख सकते हैं और आप चाहे तो उसके लिए पूरे 10 महीने एग्जाम तक का टाइम ले सकते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि अगर इसको आज ही सीख लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली बात, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करूं उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आप एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरीके की इक्वेशन जिसके अंदर उसकी डिग्री, जिसके ऊपर मैंने पॉलिनोमियल में डिस्कस भी किया था, कहते हैं हाईएस्ट पावर वो कितनी होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, हम इस इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। वो ध्यान समझना मेरे बच्चे कि यहाँ पर जो a है, ये a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मस्ट बी, शुड बी भी नहीं, मस्ट बी, ये मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब सर ऐसा क्यों कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए? मेरे स्कूल के टीचर ही बोल रहे थे, मेरे कोचिंग के टीचर ही बोल रहे थे कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्या कारण है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए? सुनना मेरी बात को, अगर इफ a की वैल्यू आपने नहीं मानी, हमारी बात तो 0 हो गई, तो यहाँ पर ये वाली टर्म पूरी खत्म हो जाएगी और इक्वेशन बचेगी bx प्लस c। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो मेरे बच्चे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये वाली कंडीशन नहीं आना चाहिए। और ये कंडीशन कब नहीं आएगी? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी जिसके अंदर बोल रहा है a नॉट इक्वल टू 0 और डिग्री 2 होना चाहिए, तो इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा इस लेक्चर के अंदर कि इनको सॉल्व करने के लिए मेथड कौन कौन सी होती है। तो मेथड्स के अंदर अगर मैं मेथड की बात करूंगा तो मेथड दो कैटेगरी में डिवाइड, दो मेथड्स है। एक मेथड है फैक्टराइजेशन, और एक मेथड है फॉर्मूला। तो यहाँ पर दो मेथड्स है, पहली मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी मेथड का नाम है फॉर्मूला मेथड। और अगर दोनों मेथड आपको क्लियर है, आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये मेथड्स क्या है, ये लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी उसके अंदर। पहले क्वेश्चन को आप देखें, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको 9th क्लास में मल्टीप्लाई करना सिखाए थे ब्रैकेट्स, बस वही है। और पूरे ब्रैकेट को, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके जिसके अंदर इक्वेशन एक्स स्क्वायर की बने, हाईएस्ट पावर डिग्री जिसको कहते हैं वो 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसके अंदर नहीं बने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ इतने पे से पता चल जाएगा कि हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है। ठीक, शुरू करते हैं इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन को। तो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर आ गया 2x माइनस 3 माइनस 6, 2 का मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इधर गया प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो सर ये तो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है? बोले सर इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स तो है ही नहीं, बी 0 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, a 0 नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनी है। ये मेरे भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं होती। अब जैसे मैं इसका एक थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्वेश्चंस का। बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, समझाने के लिए दिए एनसीईआरटी ने। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर कट गया। अब एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है कि एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं। ठीक है, और कोई सा ये वाला लेते हैं, क्यूबिक वाला, एट्थ वाला। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक्स क्यूब कट गया, बच रहा है -4x² माइनस एक्स प्लस वन। ध्यान समझना बेटा, तो अपने समझ में आएगा कि करना क्या है इसके अंदर। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की पावर 2 वाला टर्म बच रहा है या नहीं बच रहा है, एक्स की पावर 2 वाला टर्म बच रहा है या नहीं बच रहा है। यहाँ पर आ जाओ, -8 माइनस 6x² -2 का स्क्वायर 4 4 3 12, इधर जाएगा 6x² माइनस 4x² 2x² माइनस x माइनस 12x माइनस 13x -8, इधर आएगा 8 + 1 9 बन रहा है। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो आ रहा है कंडीशन है वो एग्जिस्ट कर रही है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हाथ में खुजली हो रही भाई, पैसे वैसे आने वाले लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आते हैं रिप्रेजेंट। आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत दिल से ले लेते हैं और सॉल्व करने लग जाते हैं, नहीं, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 5 नंबर का वेटेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको ध्यान समझ लो। आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। चलो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया बोला है आपको 528 मीटर स्क्वायर। The length of plot is one more than twice its width. Length of plot, width कितनी है x, length one more than twice its width. Length of plot is one more than twice its width. We need to find out length and width of the plot. हमको लेंथ और विड्थ प्लॉट की फाइंड आउट करना है। चलिए, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एरिया कितना है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, यहां पर ये एक इक्वेशन फ्रेम आउट हुई है और इस इक्वेशन के अंदर आपको इसका आंसर निकालना है। बस इक्वेशन ही फ्रेम आउट करना थी, इक्वेशन फ्रेम आउट हो गई। ठीक है, अभी आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जस्ट उसने बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको जस्ट आपकी इक्वेशन फ्रेम आउट करना थी, नथिंग एल्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू अब ये जो वर्ड है टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सेक्यूटिव मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका मतलब ध्यान समझिएगा। कॉन्सेक्यूटिव, एक के बाद एक, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पहला पॉजिटिव इंटीजर ने ले लिया x, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ने ले लिया x+1, प्रोडक्ट इनका करा आया 306। तो यहाँ पर आ गया x² प्लस x माइनस 306 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x+1, मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया x² प्लस x माइनस 306। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन। तो आई थिंक यहाँ तक की बात भी सभी को क्लियर होगी कि क्या करा है और किस तरीके से करा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्क्रीनशॉट लेते। फिर मेरी बात को बड़ा ध्यान समझना। व्हाट प्रॉब्लम आया, रोहन इज 26 ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर। तो रोहन और रोहन ब्रदर, रोहन की ब्रदर की एज ले लेता हूँ x ईयर्स,
रोहन की एज लेता हूँ x + 26 years. The product of their ages 3 years from now. 3 years from now. तो आज से 3 साल बाद रोहन के ब्रदर की एज क्या होगी, और आज से 3 साल बाद जो रोहन की एज आज है उसमें 3 प्लस कर दो, वो विल बी 360. विल बी 360. अब यहां पर ये बना x + 3 और यहां ये बना x + 29 एंड दिस इज इक्वल्स टू 360. तो आपको रोहन की एज और उसके ब्रदर की एज बताया. ब्रदर की एज अगर x है तो रोहन की एज x + 3 x + 26 है. 3 साल बाद ब्रदर की एज है x + 3, तो रोहन की एज हो गई x + 26 + 3, क्योंकि आज रोहन की एज है x + 26, तो ये हो जाएगी x + 26 + 3. ठीक है, ध्यान दीजिए. x² 29x 3x 87 360 x² 32x 60 इसमें से गए तो 300 और 27 और 273. क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं. ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके थर्ड पार्ट की. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. और ये क्वेश्चन की इक्वेशन बनाना आ गई जिसको, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको आना चाहिए अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो, जैसे कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मेथड जो लगा लो. लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया और ऐसी कोई वर्ड प्रॉब्लम आ गई तब क्या करोगे? तब क्वेश्चन दूसरी तरफ चला जाएगा कि आपको उसके अंदर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड बाद में लगाना है, पहले सॉल्व करना है. चलो, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस तरीके से इसको करना है, और इसका आंसर भी आ गया. अब एक ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान समझें. फोर्थ वाला वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अ ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस 480 किलोमीटर. अब स्पीड टाइम, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर इस फॉर्मूले को आप समझ पाते हो तो आपकी इसकी इक्वेशन फ्रेम आउट हो जाएगी, और आप इसकी इक्वेशन अगर फ्रेम आउट कर लेते हो तो आपका इसका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा. जैसे जैसे इसके अंदर अ ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो मैंने बोला कि इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर. मतलब एक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है ना, स्पीड बढ़ रही है ना कम हो रही है, x किलोमीटर पर आवर चल रही है. ठीक है, तो यहाँ आ गया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये आ गया टाइम. फिर क्या बोला कि स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस. अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें, ये कम कर दी स्पीड, डिस्टेंस उतनी ही ट्रेवल करना है, तो टाइम कितना लगा? इतना. तो उसने बोला कि इन दोनों के बीच का टाइम गैप है वो 3 आवर मोर, 3 आवर्स मोर. ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि स्पीड कम करोगे तो टाइम कितना लगेगा. इसका मतलब T2 बड़ा है T1 से, तभी टाइम ज्यादा लग रहा है. अगर T2 T1 से बड़ा है तो T2 में से T1 को माइनस करो तो वो 3 आवर्स आएगा. बिल्कुल सही. T2 कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8, और T1 कितना है? 480 upon x, and this is equals to 3. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0. यहाँ से 160 आपने बाहर निकाला, ये बना 1 upon x minus 8 minus 1 upon x, and that is equals to 1. फिर आपने इसको आगे सॉल्व करा, x minus x plus 8, और इधर की तरफ मल्टीप्लाई में चला गया x, x minus 8, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में है 160. ये कट जाएगा, एलसीएम लिया है. अब ये कट जाएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, जगह स्पेस थोड़ी सी रिक्वायर्ड है. अब x² माइनस 8x 16 8 जा 1280, इसका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है. लेट मी चेक कि कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की. 1280 बिल्कुल सही है. तो यहां पर इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब सर इसको सिर्फ एक्सप्रेशन पे ही छोड़ना होगा एग्जाम में?
सिर्फ एक्सप्रेशन पर छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं आता है कि मैं पहले ही क्लियर कर दूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो उसको सॉल्व करने वाला है। ये क्वेश्चन क्यों दिए एनसीईआरटी में? ये बोर्ड्स ने क्वेश्चन इसलिए दिए क्योंकि आपको ये जो दो टर्म्स हैं कैसे बनती हैं और फिर इसका ये रिलेशनशिप कैसे बनेगा, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म होगी, जब तक यही नहीं आएगा आप क्वाड्रेटिक को अप्रोच कैसे करोगे, आप आंसर कैसे निकालोगे, तो आपको क्वाड्रेटिक बनाना कैसे, आप क्वाड्रेटिक का आंसर कैसे निकालना है, सारी चीजें आपको क्लियर पता होना चाहिए ताकि आपका परफेक्ट सही आंसर आ सके। अगर आप परफेक्ट और सही आंसर निकालना चाहते हैं तो आपको डिटेल में सारी चीजें यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए बेटा बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। अरे बाहर 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 बाहर। चलो बाहर करना था, बाहर कर दिया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ध्यान समझिए इसको। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम में लिखी हुई मेथड नहीं आती है। मैं आपको पहले बता दूं एक्सरसाइज नंबर 4.2 की बात कि जब आप एक्सरसाइज नंबर 4.2 करोगे तो इसमें सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फैक्टराइजेशन मेथड से करो या फिर आप इसको पर्टिकुलर फॉर्मूला मेथड से करो, ऐसा लिखा हुआ नहीं आता। वहां पर आएगी भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने एक प्रैक्टिस शीट भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। उस प्रैक्टिस शीट के काफी अच्छे सवाल है, करिएगा उसको ट्राई। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मैं आपको सिखा रहा हूं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ध्यान से देखिए। इसको कंपेयर किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, यहां पर a कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -10। आपने करा a इंटू सी, 1 इंटू -10 कितना आएगा? -10। दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करो तो -10 और प्लस या माइनस जो करना पड़े वो करके b आ जाए। दो नंबर इनका मल्टीप्लाई करो तो -10 आए और प्लस या माइनस करके b मतलब कितना नंबर है? -3 सिंबल के साथ लेना, सिंबल के साथ लेना। इस वीडियो को 10 बार यहाँ से रिवर्स फॉरवर्ड कर लो इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आ गया तो आप सारे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेंगे। शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 10 के कॉम्बिनेशन क्या क्या बने? 1 इंटू माइनस प्लस का 10, अभी छोड़ना भी नंबर पकड़ना 10, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 रिपीट कर गया, 5 इंटू 2 अगला नंबर रिपीट कर रहा है। मतलब इन दोनों में से किसका डिफरेंस 3 आ रहा है? प्लस माइनस अपन बाद में समझ लेंगे, किसका डिफरेंस 3 आ रहा है? बोले सर इसका जो डिफरेंस है ये 3, तो मैं यहां पर 3 किसका चाहिए? माइनस का, तो बड़े को माइनस कर दो, छोटे को प्लस कर दो, तो आंसर आ गया -3। और माइनस का 5 इंटू 2 कर दो, आंसर आ गया -10। तो यहां पर एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से x कॉमन निकाला, x -5, 2 कॉमन निकाला, x -5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर एक आ गया x -5 और एक आ गया x + 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। x -5 और x + 2, जो ब्रैकेट यहां बना है वही ब्रैकेट यहां बनेगा। उस एक ब्रैकेट को बाहर निकाल लो, मान लो ब्रैकेट को बाहर निकाल लिया x -5, तो वहां बोर्ड पे क्या बचा? x और 2, ये आ गया x + 2। एक बार इसको 0 करा, x -5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 5। एक बार इसको 0 करा, x + 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो एक x की वैल्यू आ रही है 5 और एक और x की वैल्यू आ रही है इसके अंदर -2। ऐसे करके इसके अंदर दो आंसर आउटकम आएंगे, एक 5 और एक -2। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन अप्रोच करते हैं।
जो कि अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को उसमें दिक्कत आती है। क्वेश्चन है √2x², 7x, 5√2, तो √2 इंटू 5√2 यह आएगा 10। दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करो तो 10 और प्लस करो तो 7, तो 5 2 जा, तो यहां पर आ गया √2x², इसको तोड़ा 2x और 5x पे, और यहां पर आ गया एंड दिस इज इक्वल्स टू। तो जब ऐसा इसको ब्रेक करा और इन दोनों में से कॉमन, अब सर कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है, कॉमन निकल रहा है लेकिन उसके लिए तुमको पेंसिल उठानी पड़ेगी, पेन को छोड़ना पड़ेगा। आप इस 2 को लिखो √2 इंटू √2, किससे लिखोगे? पेंसिल से लिखोगे। किससे लिखोगे? पेंसिल से लिखो। 2 को लिखो √2 इंटू √2, एक √2 आपने बाहर ले लिया, अंदर बचा x², एक √2 कटा गया, एक √2 बचा, x² प्लस √2। आपने x भी बाहर निकाल लो, आप x भी बाहर निकाल लो, यहां बचेगा x प्लस √2, यहां से 5 बाहर निकाल लो, यहां बचेगा x प्लस √2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहां बचा x प्लस √2 और यहां बचा √2x प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू, एक बचा x प्लस √2 और एक बचा √2x प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 हो गया तो इसको आप 0 के इक्वल करो, एक बार इसको 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू आ गई माइनस का √2, और एक बार इसको 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 अपॉन √2। तो एक x की वैल्यू है √2 और एक x की वैल्यू है माइनस का 5 अपॉन √2। ये दो आंसर आपके इसमें आएंगे, ये दो आंसर इसके अंदर आएंगे आपके। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहां पर आ जाएं, इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को देखें और ये क्वेश्चन को रिवर्स फॉरवर्ड करके बार बार देख लो, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि इक्वेशन बनेगी, जो कि इक्वेशन बनेगी, फिर सॉल्व तो आपको करना है। एलसीएम लिया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 16 इंटू 1 कितना आएगा? 16। 16 इंटू 1 कितना आया? 16। दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 16 ऐड करो तो 8 आए, 4 और 4, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू, इनमें से और इनमें से कॉमन निकालना। मैंने क्या कॉमन निकाला? इनमें से कॉमन निकाला 4x, यहाँ पर आ गया 4x माइनस 1, यहाँ से -1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी आया 4x माइनस 1 और यहाँ भी आया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब इसको भी 0 से कंपेयर करा तो x की वैल्यू आ गई 1/4, और जब इसको भी 0 से कंपेयर करा तो x की वैल्यू आ गई, तो ये दोनों ही वैल्यू x की है 1/4 और 1/4। इस तरीके जब आप सॉल्व करोगे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब ये जो इसका 5th क्वेश्चन है, तो यहां पर आ जाएगा 100 इंटू 1 100, तो ये बना 100x² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब किस नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें कि ये 100 बन जाए? 25 4 सा 100 होगा, लेकिन 25 माइनस 4 तो 20 नहीं होगा, 25 सा 100 होगा लेकिन उससे भी नहीं बन रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, 10 10 कितना सिंपल था, 10 10 -10x -10x,
ये इसके अंदर बना, इसमें से 10x कॉमन निकाला, यहाँ आया 10x माइनस 1, या माइनस 1 कॉमन निकाला, यहाँ भी आया 10x माइनस 1, तो यहाँ पर आया 10x माइनस 1, एक और बना 10x माइनस 1, तो आंसर x की वैल्यू 1/10, और इधर से भी x की वैल्यू 1/10, आंसर हमेशा बॉक्स में रखना है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट परफेक्ट सटीक सही आंसर बचेगा। यहाँ पर आते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को मैं IMP मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझना। जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? x। तो जेवंती के पास कितने मार्बल हो गए? तो बोले 45 माइनस x। सर आपका कहना सही, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था। अगर ये क्वेश्चन सर वहां पर आता तो आप लेते x और y। हाँ, क्योंकि वहां पर दो इक्वेशन मिलती है, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी इक्वेशन मिलेगी ही नहीं, तो आप दो वेरिएबल लेकर के अगर सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। चलो शुरू करता हूं मैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। तो अब जॉन के पास कितने मार्बल हैं? x माइनस 5। और जेवंती के पास कितने मार्बल हैं? 45 माइनस x माइनस 5। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल इज 124। इनका मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आ रहा है? 124। ये आपका इसके अंदर क्वेश्चन बना है, जिसको पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व। ठीक है, तो पहले कितने थे x, अब क्या होगा x माइनस 5। पहले कितने थे? 45 माइनस x, अब क्या हो गया? 45 माइनस x माइनस 5। यहाँ हो गया x माइनस 5, यहाँ हो गया 40 माइनस x, और यहाँ हो गया 124। यह हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, यह हो गया 124। यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 40x 45x माइनस 200 124। इसको उधर ले गए एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले गए माइनस 45x, इसको उधर ले गए 324। अब जो मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि देखिए ये सब इक्वेशन फ्रेम आउट करना पड़ेगी, ये सब इक्वेशन आपको फ्रेम आउट करना पड़ेगी। ये देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सब मैंने बताया था, अब आपको इसकी जरूरत पड़े। आपको अगर कंडीशन अप्लाई करना नहीं आई, आपको अगर इक्वेशन फ्रेम आउट करना नहीं आई, आप एग्जैक्ट पर नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप एग्जैक्ट पर नहीं पहुंच पाए, आपका आंसर नहीं आएगा। अब आपको 324 के फैक्टर्स चाहिए। अगला चैलेंज, इसके बाद में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे। 324 के फैक्टर्स चाहिए। ये अब आपको 324 के फैक्टर चाहिए, तो एक ले लेते हैं 9, 2 2 जा 4, 3 3 9, 9 4 तो 36, 36 और 9 45, 36 और 9 45 होता है। तो यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं, दिख तो रहे, थोड़ी सी मैंने और इधर जगह यूज कर ली। चलिए, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा? अब और परफेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 36 और 9, तो यहाँ पर जो मैंने स्प्लिट किया वो बना एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैंने कॉमन निकाला x, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 36 माइनस 9, तो यहाँ पर भी आ गया x माइनस 36 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। एक आ गया x माइनस 36 और एक आ गया x माइनस 9 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो जब इनको अपन ने करा तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? अब x की वैल्यू 36 अगर हो गई तो दूसरा नंबर क्या बनेगा? 9। चेक करें।
बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये आपका जो बना, तो इसमें व्हाट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, समझने की बात ये है कि दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आज जब तक आप इक्वेशन ही फ्रेम आउट नहीं कर पाओगे बच्चों, ये सॉल्व करोगे कैसे? तो ये जो इक्वेशन फ्रेम आउट है, इस पे वीडियो को यहाँ से पॉज करके रिवर्स करके फिर से देख लो कि पहले एक्स थे, 45 माइनस एक्स थे, 5 कम करे, प्रोडक्ट करा, आंसर निकाला, इक्वेशन बनी, फैक्टराइज, यहाँ पर फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकाल के दो ऐसे नंबर ढूंढे इनका मल्टीप्लाई करो तो 324 और प्लस या माइनस करो 36 आना चाहिए, 45 आना चाहिए, 36 और 9 बने, सॉल्व किया पूरी तरीके से, आंसर निकाला, आंसर है। अब आगे की स्टेप, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जयवंती के पास 45 माइनस 36 9 मार्बल होंगे, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जयवंती के पास 45 माइनस 9 36 मार्बल्स होंगे। तो या तो ये वाला सेट तैयार होगा या फिर ये वाला, दो आंसर आउटकम इसके अंदर निकल के आ रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखिए कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन का पहला हिस्सा यहाँ पर था, दूसरा हिस्सा इक्वेशन बनाना, तीसरा हिस्सा फैक्टराइजेशन, चौथा हिस्सा फैक्टर्स निकालना, और पांचवा फाइनल आंसर। इन 5 पार्ट के क्वेश्चन को बच्चे टफ बोलते हैं। अगर यही 2 पार्ट में होता तो 3 पार्ट में होता फिर भी हो जाता। 5 पार्ट के क्वेश्चन को जो स्टूडेंट टफ बोलता है वो इसीलिए क्योंकि वो उस लेवल को समझ नहीं पा रहा जिससे आंसर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर पेपर हाई लेवल जाता है, मैं पहले ही बता देता हूं, तो ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत पहले शायद 2015 से 2020 के बीच में, 15 से 20 के बीच में कोई पेपर आया था जिसके अंदर शायद कॉटन इंडस्ट्री का ऐसा सवाल था। ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा समझते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कितने टॉय प्रोड्यूस कर रहा है पर डे? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, कितने टॉयज प्रोड्यूस कर रहा है? एक्स टॉयज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Cost of a toy is 55 minus number of toys produced on that day. उस दिन, आज के दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक्स टॉयज। तो कॉस्ट कितनी है? तो 55 माइनस एक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ही कितनी है? मतलब दिन भर में अगर उसने 20 टॉयज बनाए और उसको बनाने के लिए 750 रुपए लग गए, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपए कितनी बनी? तो यहाँ पर बना 750 अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स टॉयज बने 750 रुपए में, तो एक टॉय की कीमत, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूसिंग दैट डे, आपको एक टॉय की कीमत, उसने क्या बोला यहाँ पर, क्योंकि ना उलझा हुआ सवाल है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत कितनी है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, ये एक टॉय की कीमत है। और अगर उस दिन में 750 रुपए के टॉयज बने तो एक टॉय की कीमत कितनी है? तो 750 अपॉन एक्स, एक्स टॉयज बने। ये दोनों बातें बार बार थोड़ा रिवर्स फॉरवर्ड करके देख लो। एक टॉय की कीमत एक तरफ से निकाली 55 माइनस एक्स, ठीक है। एक टॉय की कीमत टोटल प्रोडक्शन से निकाली 750 अपॉन एक्स। जैसे जैसे सर 750 रुपए की 100 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट कितने की? 750 अपॉन 100, 7.5 रुपीज। ऐसे ही एक्स टॉयज बनाए 750 रुपए में, तो एक टॉय की कीमत 750 अपॉन एक्स। सॉल्व किया 750, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ये आपने यहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसके 750 के फिर फैक्टर निकाले, 750 के फैक्टर्स निकालना होंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह ढंग से करना, नहीं तो उलझ जाओगे। 5 पंजा 5, 5 5 25, ये रहे। अब
डिफरेंस कितना चाहिए आपको 55, दो नंबर जिसको प्लस या माइनस का 55, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 20 50 55, ये इन दोनों का ऐड कर दो 55 आ रहा है, तो बना एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30 x माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल टू 0। दो आंसर आ रहे हैं, x की वैल्यू 30 आंसर बॉक्स में और x की वैल्यू 25। दो आंसर्स आ रहे हैं, दो आंसर आपके सामने। ये दो आंसर्स को आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो या तो उस एक दिन में 30 टॉयज बन रहे हैं या 25 बन रहे हैं, ठीक है, या तो 30 बन रहे 35 बन रहे, यही बिल्कुल इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल एकदम सटीक और सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड वाला। Find two numbers whose sum is 27. फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, गलती से भी y नहीं आना चाहिए, गलती से भी y नहीं आना चाहिए। जब एक ही वेरिएबल x पे काम चलेगा, इस बात को दिमाग में बिठा लो, रट लो, घोट लो, समझ लो, याद कर लो, जो करना, लेकिन दो वेरिएबल मत ले आना, नहीं तो उलझ जाओ। फाइंड टू नंबर सम इज 27, पहला नंबर x, दूसरा नंबर 27 माइनस। सर x माइनस 27 भी तो कर सकते थे, बच्चों का डाउट है और ये वैलिड डाउट है। सर x माइनस 27 भी तो कर सकते, नहीं, 27 माइनस एक्स ही कर सकते थे, x माइनस 27 नहीं कर सकते थे। और उसका एक बहुत सीधा सा रीजन है, बहुत सीधा सा रीजन है, और सीधा सा रीजन क्या है कि आप टोटल आपका 27 है, टोटल जो आपका है वो 27 है, और ये वाला टुकड़ा उसके अंदर x है, तो क्या करोगे आप पूरे में से इसको माइनस करोगे ना, छोटे को, क्योंकि नेगेटिव थोड़ी सकते, ठीक है। तो आपका पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स। अब प्रोडक्ट इज 182, मान लो ऐसा बोलता सम ऑफ टू नंबर इज 54, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर 54 माइनस एक्स, सम ऑफ टू नंबर इज 108, तो पहला नंबर है दूसरा नंबर 108 माइनस एक्स। तो इस तरीके से आप पहले नंबर और दूसरे नंबर पे शिफ्ट हो सकते हो। तो ना बात को ध्यान से, प्रोडक्ट x 27 माइनस एक्स 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले गए, इसको भी उधर ले गए, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो दो नंबर आपके सामने आए, मैंने क्या बोला था आपको, जो पढ़ाया था कि रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि आपको इक्वेशन फॉर्म किस तरीके से करना है, आपको ये समझ में आएगा आपको इक्वेशन फॉर्म किस तरीके से करना है। तो एक x है, दूसरा 27 माइनस एक्स है, और इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 182। अब 182 के आपको क्या निकालना होगा, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 182। अब सीधी सी बात है, एक नंबर बन रहा है 7 और 2 को लेकर के 14, और एक बन रहा है 13, इनका टोटल कर लो 27 ही आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर इनमें से कॉमन निकाला x, x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। दो नंबर बने, x की वैल्यू आ गई 14 और एक और x की वैल्यू आ गई 13, क्योंकि आपने एक बार इसको 0 करा और आपने एक बार इसको 0 करा। तो यहां से क्वेश्चन हवा की तरह चला, बस उसके पहले आपको आना चाहिए था कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करें। फिर तो फैक्टराइजेशन मेथड है,
फैक्टराइजेशन मतलब होप आपको आ गई होगी, प्रैक्टिस शीट में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दो, हो जाएगा काम। x की वैल्यू 13, तो दूसरा नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर निकाले आपने, तो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13 मतलब 14, और 27 माइनस 14, तो ये नंबर बन गया 13। तो मतलब एक नंबर 13 तो दूसरा नंबर 14, और एक नंबर 14 तो दूसरा नंबर 13, और ये जो है ये आपके फाइनल आंसर, ये जो है ये आपके फाइनल आंसर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान समझिए इसको कैसे करना।